हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी मेंटर प्रियंका और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एडु एकेडमी। बच्चों, आज मैं यूनिट 2 का जो चैप्टर 4 है वो मैं पढ़ाने जा रही हूँ। अभी तक मैंने यूनिट फर्स्ट के दो चैप्टर थे जिसमें अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये दो चैप्टर थे बच्चों, वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 नाम से था। ठीक है बच्चों, अब ये जो मैंने यूनिट 2 अब मैं करा रही हूँ इस समय, जो चैप्टर 3 मैंने करा दिया है जिसका नाम था व्हाट इज गवर्नमेंट, और अब ये जो चैप्टर 4 है इसका नाम है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। ठीक है, तो बच्चों अब इसमें क्या है कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है ये थोड़ा जान लेते हैं। पहले शुरू करने से पहले थोड़ा सा ये जानने से क्या है, आपको थोड़ा आगे का जो पूरा लेसन है वो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। एज ए इंट्रोडक्शन मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो बच्चों इसमें क्या है कि लोकतंत्र के बारे में बताया गया है कि जो लोकतंत्र की सरकार, जो अभी तक आपने पढ़ा है, अभी तक लोकतंत्र की सरकार कैसी होती है और कितने मतलब जो सरकारें होती है वो कितने तरीके की होती हैं। तो ठीक है बच्चों, इतना तो आपने समझ लिया कि सरकार क्या होती है और डेमोक्रेसी क्या होती है, सब कुछ तो आपने समझ लिया। लेकिन डेमोक्रेसी जरूरी क्यों है, ये सब किस लिए, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल में लेट्स एडु एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्यों ताकि आपको जो हमारे लेक्चर्स हैं आने वाले वो उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। यूपीएससी, सीएससी, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जो लेक्चर्स है वो आपको मिलते रहे। बच्चों हम यहाँ पर स्टेट पीसीएस के भी मतलब पैरेलली तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि जो ये सब्जेक्ट्स जो मैं पढ़ा रही हूँ वो स्टेट पीसीएस के लिए भी काम आएंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आप पहली बार आए तो आप सब्सक्राइब करिए, अगर आप पहले भी देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए आगे जो और अच्छे लेक्चर्स आने वाले हैं उनके लिए। ठीक है, और अगर आपको हमारा जो लेक्चर है पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अब इस जो हमारी एनसीईआरटी पॉलिटी क्लासिक्स की जो हमारी बुक है उसका जो हम यूनिट 2 पढ़ने जा रहे हैं गवर्नमेंट, उसका चैप्टर 4 है। देखिए की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक, उसमें क्या लिखा हुआ है चलिए आप पढ़ते हैं। ठीक है, in this chapter, you will read about some of the key elements that influence the working of a democratic government. ठीक है, इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं कि रीड अबाउट सम ऑफ द, जस्ट 1 मिनट बच्चों, मैं थोड़ा पेन ले लेती हूँ, उसके बाद शुरू करें वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर की एलिमेंट्स दिए गए हैं। एक सेकेंड बच्चों। यहाँ पर की एलिमेंट्स दिए हैं। रीड अबाउट सम ऑफ द की एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बच्चों आप सोच सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं, यहाँ पर तो डेमोक्रेसी है, मतलब यहाँ पर मोनार्की नहीं है, डेमोक्रेसी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मतलब क्या क्या, मतलब क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं गवर्नमेंट के। क्या आपने कभी सुना है कि मतलब क्या ऐसी क्या क्या बातें हैं जो गवर्नमेंट के काम को क्या करती हैं, कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। तो क्या कभी आपने कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जो गवर्नमेंट को प्रभावित करती हैं, कुछ ऐसी बातें। जरा एक बार सोचिए इस बारे में, दो एक सेकंड के लिए सोचिए कि क्या ऐसा, ये जो टॉपिक है उसका क्या मतलब हो सकता है। मैं थोड़ा सा वेट करती हूँ, आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं आगे। तो चलिए बच्चों मैं बताती हूँ। ठीक है, की एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि सरकार के जो काम है उनको क्या करती है, इफेक्ट करती है, मतलब प्रभावित करती हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करती हैं। दीज इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, ये जो जो प्रभावित करते हैं उसमें क्या क्या आता है, ये लोगों का पार्टिसिपेशन मतलब लोगों की भागीदारी इसमें होती है। जो लोग मतलब लोगों के द्वारा कौन प्रभावित होता है, सरकार प्रभावित होती है। द रिलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मतलब रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कुछ समस्याओं का समाधान है उसके बारे में हम जानेंगे जिन समस्याओं की वजह से सरकार प्रभावित होती है। एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस, इसके बारे में भी मतलब सरकार कैसे इसके लिए ज्यादा मतलब फोर्सफुल हो जाती है, मतलब कैसे मतलब उसको मानने के लिए क्या है, मानना पड़ता है सरकार को। कुछ ऐसी बातें हैं जो मतलब हम पढ़ेंगे, जो पब्लिक जो पीपल्स है वो उनको क्या करती है, एज अ फोर्स करती है, ताकि अगर उन्होंने कहीं ऐसे कुछ ऐसे रूल्स बना दिए हैं जो पब्लिक के लिए ठीक नहीं है, तो कुछ कैसे उसको पब्लिक मतलब लोग जो है एक कंट्री के, वो कैसे अपने हक के लिए लड़ते हैं, वो सब
कुछ आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। क्या है बच्चों, ये वर्ल्ड का मैप है जो कि आप देख रहे हैं। ये वर्ल्ड का मैप है पूरा, देखिए अब इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये वर्ल्ड का मैप है पूरा। ठीक है, अब इसमें ये बता रहे हैं कि इंडिया कहाँ है और साउथ अफ्रीका कहाँ है। एक्चुअली ये जो एग्जाम्पल देंगे बच्चों इस लेसन में, तो साउथ अफ्रीका का उससे रिलेशन है, किससे, इंडिया को, मतलब इंडिया का और साउथ अफ्रीका का क्या, मतलब कैसे डेमोक्रेसी है और कैसे क्या था वो सारा, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कैसी थी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इंडिया के बारे में तो आपको पता ही है बच्चों की क्या है, डेमोक्रेसी है। बट साउथ अफ्रीका में ऐसा क्या था और क्या इश्यूज थे, किस वजह से क्या हुआ, तो ये सब हम आगे चल के पढ़ेंगे, जिसको ऐसा ये समझाना चाहते हैं डेमोक्रेसी मतलब कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आपके लिए। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज है उसके लिए डेमोक्रेसी कितनी इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब शुरू करते हैं। South Africa is a country that has people of several races. साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जहां पर कई जो रेसेस होते हैं, मतलब जैसे रंग होते हैं, जैसे कि किसी का सांवला हो गया, कोई गोरा है, कोई गेहुआ रंग का, जैसे अपने इंडिया में लगभग ज्यादातर हल्के हल्के, ना तो वो सांवले ना तो वो गोरे हैं, ऐसे भी रेसेस के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया में मतलब कई तरीके के, मतलब सॉरी साउथ अफ्रीका में कई रेसेस के लोग रहते हैं। ठीक है, देयर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका। ठीक है, देयर आर ब्लैक पीपल मतलब जो काले लोग हैं, जिनको मतलब ब्लैक पीपल बोल रहे हैं, हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, साउथ अफ्रीका से। व्हाइट्स हु केम देयर टू सेटल, व्हाइट जो गोरे लोग हैं वो वहां पर जाके सेटल हो गए हैं। एंड इंडियंस हु केम एज लेबर्स एंड ट्रेडर्स। ठीक है, जो इंडिया के लोग हैं वो भी तो देखिए जाते ही हैं दूसरी कंट्रीज में। आपने तो सुना ही होगा कि इंडिया के लोग बाहर जाते हैं, वहां रहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप भी मान लीजिए आप कहीं और रहते हैं, आपका घर कहीं और है, लेकिन आप प्रिपरेशन के लिए मान लीजिए दिल्ली गए हैं या फिर कहीं और गए, जैसे इलाहाबाद गए, कहीं भी गए हैं, तो ऐसे ही इंडियन के लोग कहाँ हैं, साउथ अफ्रीका में गए हैं, जो कि क्या है, एज अ लेबर की तरह या फिर ट्रेडर मतलब व्यापारी की तरह वहां रहते हैं। ठीक है, मतलब सेवरल रेसेस के वहां पर साउथ अफ्रीका में रहते हैं। वो कौन कौन से रेसेस हैं, ब्लैक, व्हाइट एंड इंडियंस, लेबर एंड ट्रेडर्स। ठीक है, यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है बच्चों, जो साउथ अफ्रीका की एक रियल स्टोरी, साउथ अफ्रीका में घटित हुई एक रियल स्टोरी है। ठीक है, माया नायडू एक लड़की का नाम है, एन 11 ईयर ओल्ड मतलब एक बच्ची का नाम है, जो कि क्या है, 11 साल की लड़की है, साउथ अफ्रीकन गर्ल है, जो कि दक्षिण अफ्रीकन लड़की है, लिविंग इन द टाउन ऑफ जोहान्सबर्ग। ठीक है, वो कहाँ रहती है, जोहान्सबर्ग में रहती है। वॉज हेल्पिंग हर मदर क्लियर अप हर ओल्ड बॉक्सेस। वो क्या कर रही थी एक दिन कि वो अपने, जो उसकी मम्मा है, जैसे कि आप सबकी माँ होंगी कि जो घर में वो साफ सफाई मान लीजिए कभी ना कभी तो करती ही होंगी घर में, तो वैसे ही जो जो माया नायडू थी, तो उसकी भी माँ जो है वो एक दिन साफ सफाई कर रही थी। तभी उनको क्या हुआ, एक बॉक्स में एक स्क्रैप बुक मिल गई। स्क्रैप बुक मतलब रजिस्टर, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, शी फाउंड अ स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर्स, मतलब जिसमें क्या थी, बहुत सारी पिक्चर्स थी, यानी कि फोटो थी। जैसे कि हमारे यहाँ एल्बम होता है या फिर कोई ऐसा रजिस्टर होगा जिसमें बहुत सारी फोटोज होती है। एंड न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स, और उसमें क्या था, न्यूज़पेपर के आर्टिकल भी थे उसमें, जैसे कि आर्टिकल आते हैं ना बच्चों, जैसे एडिटोरियल हो गया या फिर कोई वैसी हाईलाइटेड न्यूज है, तो उसको कट करके कहाँ पर, उसमें रजिस्टर में, किसी स्पेसिफिक रजिस्टर में लगा लेते हैं लोग, कुछ लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, वैसे ही उसकी माँ ने भी करा था। ठीक है, जैसे बाकी लोग ऐसा करते हैं, अगर पिक्चर और कुछ आर्टिकल्स रखते हैं अपने एक पर्टिकुलर रजिस्टर में, तो वही उनकी माँ ने भी किया था। देयर वर मैनी पिक्चर्स ऑफ अ यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 ईयर ऑफ एज। उस जो रजिस्टर था बच्चों, तो उसमें क्या था कि 15 साल के एक बच्चे की बहुत सारी फोटोज थी। ठीक है, उसी रजिस्टर में, जिसको स्क्रैप बुक बोले हैं। व्हेन शी आस्क्ड हर मदर, जब वो माया, जिस लड़की का नाम था, उसने क्या करा, अपनी माँ से पूछा, हु द बॉय वाज, मतलब ये लड़का कौन था। शी वॉज टोल्ड, मतलब उनकी माँ ने बोला, दैट ही वॉज कॉल्ड हेक्टर पीटरसन। उनकी माँ ने बोला, माया की माँ ने बोला, बच्चा ये जो लड़का है 15 साल का है, और क्या है, इसका नाम क्या है, हेक्टर पीटरसन। ठीक है,
अब आगे दिया है ही हैड बीन शॉट बाय द पुलिस। वो क्या हुआ था, वो मतलब पुलिस के द्वारा मारा गया था। किसने बताया, उसकी माँ ने बताया। किसको, बच्चे को, मतलब अपनी बेटी को बताया। माया वॉज शॉक्ड, माया बहुत ही शॉक हुई, मतलब कि आश्चर्यचकित हो गई, ऐसा कैसे पुलिस ने इतने छोटे बच्चे को मार दिया। ठीक है, व्हाई शी आस्क्ड, तो मतलब व्हाई, मतलब उसने पूछा, लड़की ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों करा उसने, मतलब उन्होंने, पुलिस ने ऐसा क्यों करा। तो उनकी माँ बोलती है कि हर मदर एक्सप्लेन, मतलब उसकी माँ ने एक्सप्लेन किया, मतलब विस्तार पूर्वक बोला दैट साउथ अफ्रीका वॉज अर्लियर गवर्न्ड बाई अपार्थेड लॉ। मतलब उसकी माँ ने बोला बेटा कि जब एक समय ऐसा था कि जो आज के समय की नहीं बल्कि और पहले का समय ऐसा था कि जब यहाँ पर रंग भेद कानून चलता था। ठीक है, रंग भेद कानून जो कि जिसके थ्रू अब ये देखते हैं आगे क्या है रंग भेद कानून। अपार्थेड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। अपार्थेड मतलब रंग भेद कानून क्या है बच्चा, रंग भेद कानून मतलब सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, मतलब कि लोगों को उनकी रेसेस के अकॉर्डिंग बांटा गया। रेसेस मतलब उनके जो चेहरा, उनका जो स्किन है, मतलब चमड़ी जो होती है उसके अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर दिया गया। साउथ अफ्रीका में की बात की जा रही है। साउथ अफ्रीका में कई जगह के लोग रहते थे, तो वहां पे जितने कलर्स के हिसाब से लोगों को डिवाइड कर दिया गया, उनकी स्किन के कलर की वजह से डिवाइड कर दिया। वही बता रहे हैं कि साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू व्हाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस। मतलब क्या है कि वहां पर जो साउथ अफ्रीका में था, तो क्या है, लोगों को कलर्ड के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया, जो लोग वहां पर रहते थे, जिसके बारे में मैंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, कि इंडियंस हो गए, कुछ लोग व्हाइट्स हो गए, कुछ ब्लैक हो गए, ये सारे वहां पर जो रहते थे उनको डिवाइड कर दिया एज अ कलर के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू द लॉ, मतलब जो रंग भेद कानून था, दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल। मतलब क्या था, ये जो कानून था इसकी वजह से लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, एक दूसरे से मतलब बात करना भी उनका मुश्किल था। वो एक तरह से अलग उनको कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था, एज अ पार्टीशन कर दिया गया था, जैसे समझिए विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे से उनको अलग कर दिया गया था, आपस में उन्हें मिलने नहीं दिया जाता था। टू लिव नियर, ना कि वो एक दूसरे से पास रह सकते थे। ईच अदर और इवन टू यूज कॉमन फैसिलिटीज, मतलब क्या था, वो कॉमन फैसिलिटीज, यहाँ पर लिखा है लिव नियर ईच अदर और इवन टू यूज कॉमन, मतलब वो एक दूसरे की जो कॉमन फैसिलिटीज है उनको भी यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है बच्चों, इसमें क्या लिखा है यहाँ पे, ये इंडियन एंड कलर्ड रेसेस अकॉर्डिंग टू द लॉ दीज रेसेस वर नॉट अलाउड, मतलब नॉट अलाउड मतलब उनको अलाउ नहीं था कि वो एक दूसरे की कॉमन फैसिलिटीज को यूज कर सके। जैसे मान लीजिए आप पड़ोस में रहते हैं, आपको कोई जरूरी चीज है, कुछ चाहिए, तो क्या करेंगे, आप पड़ोस में चले जाएंगे, मतलब भाई आप हमें थोड़ा सा ये चाहिए, आप दे दीजिए, तो वो दे भी देंगे। लेकिन वहां पर ऐसा क्या था कि वहां पर ऐसा नहीं था। अगर मान लीजिए थोड़ी देर अगला मोहल्ला मान लीजिए किसी और का होगा, तो वो उस मोहल्ले से इस मोहल्ले वाले कुछ सामान नहीं लेके आ सकते थे, मतलब एरिया वाले। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, माया कुड नॉट, मीन्स माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स। माया जो लड़की थी उनकी, तो क्या उनको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि भाई ऐसा भी कभी था हमारे देश में, मतलब हम जिस देश में रहते हैं वहां ऐसा भी कभी हो गया था। मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित थी। मायाज मदर साउंडेड एंग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर एपेथेड। मतलब उनकी माँ जब बता रही थी सारी बातें, तो बहुत ज्यादा उस समय गुस्से में थी और बोल रही थी, मतलब कि जो रंग भेद कानून था उसके बारे में जब उस बच्चे को बता रही थी, तो वो बहुत ही मतलब बहुत ही गुस्से में थी कि ऐसा उस समय को याद करके वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। शी टोल्ड माया दैट इन दोज डेज, उन्होंने क्या करा, माया को जो उस समय जो था उस समय के बारे में, उन दिनों के बारे में बताया। क्या बताया, देखिए जैसे ये पिक्चर दी है, ये माया की माँ है और ये है माया। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये जो इमेज दी, जो पिक्चर दी है साउथ अफ्रीका की है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है हॉस्पिटल्स वर सेपरेट, उसकी माँ बता रही है बेटा हॉस्पिटल्स वर सेपरेट एंड सो वर एम्बुलेंसेस। मतलब वहां पर यहाँ तक कि जो अस्पताल होते थे वो भी सबके डिफरेंट डिफरेंट थे, मतलब कोई एक दूसरे के अस्पताल नहीं यूज कर सकता था। जैसे मान लीजिए कलर्ड के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए व्हाइट के पास जो हॉस्पिटल है वो ब्लैक वाला यूज नहीं कर सकता था। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, एंड एन एम्बुलेंस मीन्ट, मतलब ये जो एम्बुलेंस बताया गया है एम्बुलेंसेस, तो उसका मतलब क्या है, एन एम्बुलेंस मीन्ट फॉर व्हाइट पीपल वुड ऑलवेज बी वेल इक्विप्ड व्हाइल वन मीन्ट फॉर ब्लैक पीपल वाज नॉट।
मतलब क्या था बच्चों कि उस समय कि जो मतलब जो ये थे इक्वाइप्ड होते हैं, मतलब कि कुछ औजार होते हैं जो हॉस्पिटल में होते हैं, तो जो अच्छे अच्छे औजार थे, जो अच्छी अच्छी फैसिलिटीज थी, वो किनके पास थी? वो व्हाइट लोगों के पास थी, मतलब व्हाइट पीपल्स के पास थी। बट जो बेकार बेकार चीजें थी वो किनके पास थी? जो अदर जो रेसेस के लोग थे उनके पास थी। ठीक है, मतलब ये कहने का कि सारी फैसिलिटीज जो अच्छी अच्छी फैसिलिटीज है वो किनके पास थी? व्हाइट लोगों के पास थी। ठीक है, देयर वर सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेस। बच्चों यहाँ पर ये लिखा है कि जो मतलब यहाँ तक कि उनकी बसेस और ट्रेनें भी अलग अलग थी। वो कॉमन मतलब यूज नहीं कर सकते थे भाई, क्योंकि रेसेस के हिसाब से सब कुछ बटा हुआ था। मतलब देश एक लेकिन डिवाइड कई पार्टों में था। रहते सब एक ही साथ थे, मतलब एक ही कंट्री में, लेकिन अलग अलग उसके मतलब पार्टीशन कर दिया कि भाई तुम इधर रहो, तुम हम इधर रहेंगे, तुम ये चीज यूज कर सकते हो, हम ये चीज यूज कर सकते हैं। एक मतलब बहुत ही बड़ा था, एक सेपरेट मतलब सेपरेट हो गए थे सारे के सारे। ठीक है, हर तरीके से देयर वर सेपरेट ट्रेन एंड बसेस, इवन द बस स्टॉप्स वर डिफरेंट। मतलब बस स्टॉप सोचिए कि जो कि हमारे यहाँ जब अब इस समय क्या है सब कॉमन यूज करते हैं, वो इस समय क्या था वहां पे साउथ अफ्रीका में कि बसेस भी नहीं लोग यूज कर सकते थे, कॉमन जो थी। ठीक है, फॉर ब्लैक एंड व्हाइट पीपल, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट पीपल के लिए सबके लिए बसेस क्या थी? डिफरेंट डिफरेंट बट बस स्टॉप्स थे। ठीक है, ये बताना चाहते हैं यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, ये लिखा है नॉन व्हाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट। देखिए बच्चों, अब हमारे देश में आप कंपेयर करिए, हमारा डेमोक्रेसी है बट वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। तो क्या था, वो हमारे यहाँ वोट करना अलाउ है सबके लिए, लेकिन वहां पर क्या था, वोट मतलब वोट करना भी अलाउ नहीं था। ठीक है, जो नॉन व्हाइट्स थे, जो कि ब्लैक थे, मतलब जो व्हाइट नहीं थे, तो व्हाइट के अलावा जितने लोग थे उनको सारा सबको प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी, लेकिन जो व्हाइट लोग थे उनको सबसे ज्यादा फैसिलिटीज मिलती थी, सब कुछ मतलब जो भी फैसिलिटीज अच्छी से अच्छी थी वो उनको मिलती थी। The best land in the country was reserved for the white people and non-white had to live on the vast available land। ये कह रहे हैं बच्चों कि जो अच्छी जमीनें थी, मान लीजिए वो साउथ अफ्रीका जो कंट्री था उसमें जो बहुत अच्छी अच्छी जमीनें थी, जैसे प्लॉट्स होते हैं, जो बहुत अच्छी जमीनें थी, वो किनके लिए प्रोवाइड करा दी गई थी? व्हाइट पीपल के लिए। मतलब कि जो व्हाइट मतलब गोरे लोग थे उनके लिए वो जमीनें प्रोवाइड करा दी गई थी, जो अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं। ठीक है, जहाँ सारी फैसिलिटीज लगभग होंगी, जैसे मान लीजिए पानी की व्यवस्था हो गई, या फिर कोई भी जैसे खेती के लिए अच्छी व्यवस्था है, सिंचाई की व्यवस्था है, तो कुछ अच्छी जमीनें थी जो सिर्फ उनको प्रोवाइड करा दी गई थी। और जो बिल्कुल बेकार टाइप की जमीनें थी, मान लीजिए बंजर जमीन हो गई, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ जमीन हो गई, तो वो किनको प्रोवाइड करा दी गई थी? जो अदर्स थे, जैसे कि ब्लैक हो गए और इंडियंस लोग हो गए, ऐसे जो इंडियंस लेबर एंड ट्रेडर्स थे उनको प्रोवाइड करा दी गई थी। ठीक है, दस ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल वर नॉट कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू व्हाइट्स। मतलब इस प्रकार कहना ये चाहते हैं कि जो ब्लैक एंड कलर्ड पीपल थे, ब्लैक एंड कलर्ड पीपल जो थे वर नॉट, जो मतलब ब्लैक तो वो जो काले लोग, और उसके अलावा जो इंडियंस थे, तो इंडियंस थे तो क्या है, उनको भी उनका वो ब्लैक नहीं होते, बल्कि कुछ सांवले होते, कुछ गोरे होते, कुछ का गेहुआ कलर होता है, तो ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो इसलिए उन सबको क्या कर गया था, एज अ इक्वल नहीं माना जाता था। किनके इक्वल नहीं माना जाता था? व्हाइट्स लोग के इक्वल नहीं माना जाता था। ठीक है, वन ब्लैक टाउनशिप वॉज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप। मतलब वहां पर बताया जा रहा है साउथ अफ्रीका में क्या था, एक टाउनशिप था, मतलब एक नगर था, जहां पर क्या था, वो सिर्फ ब्लैक लोगों के लिए नगर था। ठीक है, वन ब्लैक टाउनशिप यहाँ पर लिखा है, देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा वन ब्लैक टाउनशिप, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था? जो ब्लैक लोग थे उनके लिए था, जिनको मतलब काले लोग बोलते हैं। साउथ अफ्रीका के लोगों को अगर आपने कभी देखा होगा तो उसके बारे में ही बताया जा रहा। वॉज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप, वो कहाँ था? साउथ वेस्टर्न मतलब दक्षिण पश्चिम टाउनशिप में था, मतलब जो शहर का जो एरिया होता है तो वहां पर था, जिसका नाम था सोवेटो। सोवेटो, ठीक है। हेक्टर पीटरसन लिव्ड, उसकी मैं एक्चुअली बता रही हूँ उस बच्चे के बारे में। पहले तो उन्होंने बताया कि वहां पर ऐसा क्या था, ठीक है, मतलब उस समय क्या था, मतलब कौन से कानून चलते थे। अब वो अब बताने जा रही है कि वो बच्चा जो था उसके बारे में बताने जा रही है, ठीक है, अपनी बेटी को। क्या बता रही है? हेक्टर पीटरसन लिव्ड हियर, मतलब जो हेक्टर पीटरसन था वो कहाँ रहता था? यहाँ पे सोवेटो में रहता था। ठीक है, एंड हिज क्लासमेट ज्वाइंड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट लर्निंग द अफ्रीकन लैंग्वेज इन स्कूल। जो
जो हेक्टर पीटरसन था, उसको वो और उसके जो क्लासमेट थे वो किसके अगेंस्ट विरोध में थे, मतलब किसका विरोध कर रहे थे, जो लैंग्वेज लर्निंग करने के लिए, मतलब एक अफ्रीकान्स लैंग्वेज है जो कि व्हाइट लोग बोलते थे, तो स्कूलों में कहा जाता था कि सभी को यही लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो इसके विरोध में कौन उठ खड़ा हुआ, मतलब कि कौन इसके प्रोटेस्ट, मतलब इसका विरोध करने लगे, कि जो बच्चे थे, कुछ जिस बच्चे का मेन बच्चा जो था वो हेक्टर पीटरसन था और बाकी उसके क्लासमेट्स थे, ठीक है। तो दिस वाज द लैंग्वेज दैट, जो कि अफ्रीकन्स लैंग्वेज थी, द दैट द व्हाइट्स स्पोक, मतलब गोरे लोग जिन्हें जिस लैंग्वेज को बोलते थे, हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट्स वर बीइंग फोर्स्ड, मतलब उनको क्या है, बलपूर्वक कहा जा रहा था कि टू लर्न दिस लैंग्वेज, मतलब इस भाषा को सीखो, तुम्हें जरूरी सीखना, ठीक है। बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज, लेकिन क्या था, वो जो हेक्टर पीटरसन था, वो लोग जो बच्चे थे साउथ अफ्रीका के, जो वहीं के लोग थे, जो ब्लैक लोग थे और जो अदर लोग थे, तो वो क्या कह रहे थे कि हमें अपनी लैंग्वेज सीखनी है, ना कि अफ्रीकन्स लैंग्वेज सीखनी है जो कि व्हाइट्स लोग बोलते हैं। हमारी लैंग्वेज कौन सी है, जुलू। जुलू लैंग्वेज, क्या जुलू कौन सी लैंग्वेज थी, साउथ अफ्रीकन लोग की लैंग्वेज थी, जो वो कहते थे कि हमें यही सीखनी है और हमें अफ्रीकन लैंग्वेज नहीं सीखनी है, ठीक है। वो उसके अगेंस्ट में मतलब आ गए, ठीक है, उस लैंग्वेज के लिए मतलब विरोध करने लगे। द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर्स मर्सीलेसली एंड शॉट एट द क्राउड। क्या हुआ, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत ज्यादा क्राउड होता है, जैसे किसी बात के अगेंस्ट, अपने इंडिया में ही अगर कोई बात के अगेंस्ट जाते हैं लोग और कोई मतलब जुलूस जैसा ऐसा कुछ निकालते हैं, तो क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, साउथ अफ्रीकन उन्होंने क्या करा, प्रोटेस्ट करा, मतलब विरोध करा। तो इसमें विरोध करने में बहुत सारे लोग थे, तो वहां की जो पुलिस थी उस समय, तो क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, भीड़ जो क्राउड थी उस पर शॉट करा, मतलब कि गोलियां चला दी, ठीक है। वन ऑफ देयर बुलेट्स किल्ड, मतलब उनको मर्सीलेसली, मतलब कि बहुत ही निर्दयता से उनको सबको पीटा, जो कि सोचे कि कितने छोटे बच्चे थे, 15 साल के बच्चे थे, और उनको बाकी जो बच्चे थे, उनके उसके जो क्लासमेट थे, उन सबको क्या है, पीटा गया और उन पर क्या करा, गोलियां चला दी गई, ठीक है। वन ऑफ देयर बुलेट किल्ड हेक्टर, मतलब उनमें से जो एक बच्चा हेक्टर था, जो मेन बच्चा था, उसको क्या है, मार दिया गया, बुलेट मतलब गोली से मार दिया गया, गोली उसको भी लग गई। दिस वाज ऑन 16 जून 1976। बच्चों ये क्या है, ये रियल बात है, कोई कहानी स्टोरी नहीं है, बल्कि ये साउथ अफ्रीका में घटित एक रियल स्टोरी है, ठीक है। ये हैपन हुआ था वहां पे, मतलब घटित हुई थी ये जो घटना है। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अ ग्रुप ऑफ पीपल, देखिए अब ये जो उनकी माँ ने बता दिया कि क्या क्या हुआ था, वो बच्चा कौन सा था, उसके साथ क्या हुआ, वो माँ ने उसको अपनी बेटी को बता दिया, ठीक है। अब यहाँ से बता रहे हैं कि अब क्या, उसके बाद क्या हुआ, ये सब रंगभेद कानून होने के बाद अब क्या हो गया, अब क्या हुआ वहां पे, क्या रूल्स है, क्या किया, मतलब वहां के लोगों ने क्या एक्शन लिए उसके आगे, मतलब जैसे कि मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे नेशनल मूवमेंट्स, तो उसी तरीके से अब आगे क्या हुआ साउथ अफ्रीका में, ये देखते हैं। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, क्या है, अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस थी, अ ग्रुप ऑफ पीपल, वो कैसे लोग का ग्रुप था, जो कि हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड, वो क्या थे, जो कि वो स्ट्रगल कर रहे थे, किसके खिलाफ कर रहे थे, कि मतलब जो ये रंग भेद कानून था उसके खिलाफ वो मतलब स्ट्रगल कर रहे थे, यानी संघर्ष कर रहे थे। एंड देयर मोस्ट वेल नोन लीडर, और उस जो ग्रुप के जो मेन लीडर थे, जो कि बहुत ही जाने माने लीडर थे, नेल्सन मंडेला। आपने बच्चा सुना ही होगा न्यूज में नेल्सन मंडेला जी के बारे में। फॉट द अपार्थेड सिस्टम, जिन्होंने क्या करा, ये रंग भेद कानून की जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी फॉर सेवरल ईयर्स, मतलब कई सालों तक उन्होंने लड़ाई लड़ी। फाइनली दे सक्सीडेड एंड इन 1994, मतलब क्या हुआ, वो फाइनली वो सक्सेस हुए, कब सक्सेस हुए, 1994 में। साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जो साउथ अफ्रीका थी वो क्या था, बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वर कंसिडर्ड इक्वल। So, जो फाइनली दे सक्सीड एंड इन 1994 साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वर कंसिडर्ड। 1994 क्या हुआ बच्चों, फाइनली क्या हुआ, 1994 में साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, मतलब वहां पर फाइनली वहां पर डेमोक्रेसी आ गई, ठीक है, जो कि सब सारे रेसेस को क्या करना लगे, इक्वल समझने लगे, ठीक है।
यहाँ पर पढ़ते हैं, लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स टू ऑल अस। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि मतलब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो कि लोकतांत्रिक सरकार है, हम उसके बारे में यहाँ पर समझते हैं कि आखिर क्या है लोग। लेट अस नाउ, अब हम समझते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका मतलब क्या है। पहले तो बात है पार्टिसिपेशन, ठीक है। डेमोक्रेटिक, जो डेमोक्रेसी आ जाती है उसका मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी कहीं पर आती है तो उससे क्या क्या बेनिफिट लोगों को होता है, उसके बारे में अब हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने देख लिया डेमोक्रेसी जहाँ पर नहीं थी वहां पर पहले क्या प्रॉब्लम थी, और जब वहां पर आ गई डेमोक्रेसी 1994 में, तो क्या हुआ, वहां पर सबको इक्वल माना जाने लगा। तो ठीक है, यहाँ पर अब देखते हैं कि डेमोक्रेसी के क्या मतलब है, ठीक है। पहली बात तो पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन मतलब भागीदारी। तो एक तो भागीदारी संभव हो जाती है, कैसे संभव होती है ये देखते हैं। व्हाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस, मतलब क्या आपने जो सुना है कि मतलब जो रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, वो क्यों होते हैं, ये तो आपने पहले ही पढ़ लिया है। यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर, जो पहले का जो चैप्टर थे उसमें आपको मैंने पढ़ाया है बच्चों, डेमोक्रेसी के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन और ये सारा कुछ मैंने पढ़ाया है। व्हाट इज गवर्नमेंट, ठीक है, उसमें व्हाट इज गवर्नमेंट में मैंने पढ़ा दिया है डेमोक्रेसी के बारे में, ठीक है। दैट पीपल मेक द डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है। क्या है, लोग क्या करते हैं डेमोक्रेसी में, क्या करते हैं, लोग डिसीजन लेते हैं थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन। बच्चों आपको याद है मैंने उसमें पढ़ाया था मोनार्की एंड डेमोक्रेसी, दो जो मतलब गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। आपको याद आ गया होगा, जो पिछला चैप्टर 3 था उसमें मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि उसमें मैंने डेमोक्रेसी के बारे में भी बताया था कि इलेक्शन होते हैं, बल्कि उसमें क्या है, राजतंत्र में इलेक्शन नहीं होते, मोनार्की में इलेक्शन नहीं होते। वही यहाँ पर भी बता रहे हैं कि आपने पहले ही पढ़ लिया है इस चीज के बारे में, ठीक है। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम। क्या है, वोटिंग के द्वारा लोग क्या करते हैं, अपने जो प्रतिनिधि को क्या करते हैं, चुनते हैं, ठीक है। दीज रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द, मतलब ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन किन की ओर से डिसीजन लेते हैं, पीपल की ओर से, मतलब लोगों की ओर से डिसीजन लेते हैं। क्यों, क्योंकि लोगों ने तो उनको वहां पर बैठाया होता है अपने बिहाफ में, ठीक है, अपनी ओर से। इन डूइंग सो इट इज एज्यूम्ड दैट दे विल कीप इन माइंड द वॉइसेस एंड इंटरेस्ट्स ऑफ द पीपल। लोगों ने ये सोच रखा होता है कि जिनको हम उस जगह पहुंचा रहे हैं, मान लीजिए जो गवर्नमेंट में जिनको पहुंचाया है, मतलब बैठाया है मेन चेयर में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हमारी जो वॉइस है, जो हमारे मत है और हमारे हित है, हमारे हितों की क्या करेगा, वो रक्षा करेगा, और हमारे जो फायदे हैं, जो हमें क्या जरूरतें हैं, उसके लिए वो रूल्स बनाएगा और पॉलिसीज लेकर आएगा, जिससे हम सबको पूरी जो पीपल है, जो कि मतलब वहाँ की जनसंख्या है, उन सबको क्या होगा, उनको बेनिफिट होगा, ठीक है। पॉपुलेशन जो होगी वहां पर उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से उनको ही तो चुनते हैं जो उन्हें लगता है कि वो उनके लिए बेटर है, ठीक है। ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड। जो सारी गवर्नमेंट्स होती है डेमोक्रेसी में, वो क्या होती है, एक फिक्स टाइम के लिए क्या होती है, वो इलेक्ट होती है, यानी चुनी जाती हैं, ठीक है। इन इंडिया दिस पीरियड इज 5 ईयर, मतलब भारत में क्या है, ये 5 साल के लिए, यहाँ पर देखिए लिखा है 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल के लिए चुनी जाती है सरकार। Once elected governments can stay in power only for that period। मतलब जब एक बार सरकार चुन ली जाती है, तो वन इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे, मतलब उसी टाइम तक के लिए वो स्टे कर सकती है, ठीक है। इफ दे वांट टू कंटिन्यू, यदि वो लगातार और मतलब काम करना चाहते हैं 5 साल के अलावा, टू बी इन पावर, मतलब दोबारा से वो पावर में आना चाहते हैं, देन दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब उन्हें क्या होना पड़ेगा, इससे दोबारा फिर इलेक्ट होके आना पड़ेगा, मतलब चुन के आना पड़ेगा, किससे, फिर वही प्रोसेस होगा, इलेक्शन का प्रोसेस होगा, उसके थ्रू उन्हें चुन के आना पड़ेगा। दिस इज अ मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन अ डेमोक्रेसी। अब क्या है, जैसे जैसे मान लीजिए जो सरकार है करंट में, मान लीजिए कहीं पर भी किसी कंट्री में, किसी स्टेट में, तो मान लीजिए वो 5 साल के लिए रहती है, तो उस 5 साल में लोग क्या करेंगे, उसको उस सरकार को ऑब्जर्व करेंगे, उस गवर्नमेंट को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, मतलब देखेंगे कि ये सरकार क्या अच्छा कर रही है, क्या
गलत कर रही है, हमारे लिए जो हमने इनको सौंपा था जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कितना इसको उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें लोग देखते रहेंगे 5 साल, फिर जब अगर अगली बार वो आने की कोशिश करेंगे तो क्या है, अगर उन्होंने अच्छा किया होगा तो फिर उनको लेकर आएंगे, अगर उनके लिए मतलब लोगों के लिए उन्होंने सही नहीं करा होगा तो कुछ वो क्या करेंगे, उनको वोट नहीं दे सकते। ठीक है, मे बी वो नहीं देंगे। ठीक है, इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड। ये एक तरीका है जिससे क्या होती है, जो सरकार है उसकी की जो पावर, जो शक्ति होती है, उसको क्या किया जाता है, लिमिट करा जाता है, यानी कंट्रोल करा जाता है। किसके द्वारा, लोगों के द्वारा, जो कि उस कंट्री के जो लोग हैं उनके द्वारा उसको क्या करा जाता है, लिमिट किया जाता है बाय रेगुलर इलेक्शन। किसके द्वारा लोग तो करते हैं, लेकिन किसके द्वारा कैसे कर सकते हैं लोग कंट्रोल, इलेक्शंस के द्वारा लोग गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। उनकी लिमिटेशन है, उसका एक उनको दायरा बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग। एक तो आपने देख लिया कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं लोग इलेक्शन में वोट देकर। ठीक है, अब इसके अलावा भी कैसे कैसे मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये देखते हैं। इलेक्शंस आर यूजली हेल्ड वंस इन 5 ईयर। मतलब जो इलेक्शन होते हैं हर 5 ईयर में, मतलब 5 साल में इलेक्शन होते हैं। बिसाइड्स वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। मतलब इसके अतिरिक्त वोटिंग देयर इस मतलब वोटिंग के अतिरिक्त देयर आर अदर वेज, मतलब और भी कई तरीके हैं पार्टिसिपेटिंग, मतलब जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। मतलब सरकार की जो प्रक्रिया है, मतलब सरकार के जो कामों में क्या क्या हो रहा है, वो कैसे उनको उनकी सरकार की प्रक्रिया है, सरकार काम करती है, उसमें कैसे पार्टिसिपेट और किन किन तरीकों से लोग कर सकते हैं, ये यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी इलेक्शन हुआ तो उन्होंने वोट दिया, अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जो सरकार को प्रभावित करे ऐसा वो क्या कर सकते हैं। People participate by taking an interest in the working of the government and by criticizing it when required। मतलब क्या करते हैं लोग जो है वहाँ के वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए सरकार क्या क्या कर रही है, सरकार काम क्या कर रही है, वो उसके उसके जो मतलब उसमें इंटरेस्ट लें, उसमें इच्छा अपनी रखें कि उनका मतलब क्या करें, उनको ऑब्जर्व करें। एंड बाय अगर कोई ऐसी योजना आई है, ऐसी पॉलिसीज आई या फिर कुछ ऐसा रूल बन गया है तो उसके बारे में क्या करे, वो क्रिटिसाइज करे, मतलब आलोचना करे सरकार की। ठीक है, क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत हो तब सरकार की क्या है, आलोचना भी करे। ठीक है, इन अगस्त 2005 व्हेन अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट, ये इंडिया के बारे में बच्चों बताया जा रहा है सारा कुछ जो भी अभी बताया गया है, जैसे पार्टिसिपेटिंग, फिर पार्टिसिपेशन, फिर उसके बाद अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, ये सारा कुछ इंडिया के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है ना, तो उसके बारे में बता रहे हैं। In August 2005, when a particular government increased the money people had to pay for electricity, मतलब क्या हुआ था 2005 अगस्त 2005 में जो सरकार थी उन्होंने क्या करा था कि बिजली का जो बिल आ रहा था, जो बिजली थी उसका जो मूल्य था, मतलब जो कीमत थी, ठीक है, वो बढ़ा दिया गया था। मतलब जो मनी था, जैसे रुपया, वो बढ़ा दिया गया था, कीमत बढ़ा दी गई थी। पीपल एक्सप्रेस्ड देयर अप्रूवल वेरी शार्पली। लोगों ने क्या करा, बहुत ही शार्पली, मतलब कि बहुत ही तेजी से उन लोगों ने क्या करा, उसको डिसअप्रूवल के लिए उन्होंने क्या करा, पीपल हैड टू पे, लोगों ने ध्यान दिया। और पीपल एक्सप्रेस्ड, उन्होंने क्या करा, अपना एक्सप्रेस करी अपने जो कि भाई हमें ये मंजूर नहीं है और हम ये आपने जो इंक्रीज करा है रुपए, हम इसको नहीं मानते। ठीक है, वो क्या करते हैं, लोग नकार देते हैं। दे टुक आउट रैलीज, और वो कैसे नकारते हैं, वो क्या करते हैं, रैली करते हैं। एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड अ सिग्नेचर कैंपेन, वो एक सिग्नेचर कैंपेन भी चलाते हैं। बच्चे सुना होगा आपने, मान लीजिए किसी की कोई कहीं बहुत सारे लोग हैं किसी चीज के खिलाफ हैं, तो क्या करेंगे, एक पेज लेंगे और सारे के सारे उसमें सिग्नेचर करेंगे, अपना नाम में सिग्नेचर करेंगे, ताकि इससे क्या है, लोगों को मतलब जो मेन गवर्नमेंट है उसको पता चले कि भाई हमारे जो रूल है, ये हमारे रूल के खिलाफ कितने सारे लोग हैं, मतलब कितने सारे लोग को हमारा जो नियम बनाया हुआ नियम है वो पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, इससे सरकार को पता चलता है। ठीक है, एक तरह से इस तरह से भी तो उन्होंने अपना सरकार के काम में तो प्रभावित करा ना लोगों ने। द गवर्नमेंट tried to explain and defend its decision। मतलब क्या करती है गवर्नमेंट, जो सरकार होती है उस समय की, जिसने डिसीजन लिया होता है, निर्णय लिया होता है, तो वो क्या करती है, अपना बचाव करती है। ठीक है, कैसे करती है, एक्सप्लेन करके अपना बचाव करती है कि भाई हमने इस डिसीजन को इसलिए लिया क्योंकि भाई आपने देखिए, मैंने पढ़ाया था पिछले लेसन में कि जो डेमोक्रेटिक जहाँ पर सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार होती है, वो क्या करती है, अपने जो मान लीजिए कोई डिसीजन लिया तो उसके खिलाफ उसके अपने बचाव के लिए कुछ बोलती है, मतलब जवाबदेही होता है एक तरह से।
लेकिन जो राजतंत्र में होता है, राजतंत्र में वो किसी को जवाब नहीं देते हैं। जो लोग होते हैं उस देश के, उनको जवाब वो देना उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? लेकिन जो डेमोक्रेसी है, अगर कुछ ऐसा है तो उनको जवाब देना पड़ता है। यही बेनिफिट है डेमोक्रेसी का, ठीक है? तो अब आगे यहाँ पर क्या लिखा है? डिफेंड इट्स डिसीजन बट फाइनली लिसन टू द पीपल्स ओपिनियन एंड विथड्रू द इंक्रीज। मतलब क्या हुआ, जो जो उस समय की सरकार थी, उन्होंने अपना डिफेंड तो करा, बचाव तो करा, लेकिन बाद में क्या हुआ फाइनली, मतलब बाद में उन्होंने क्या करा, फाइनल जो उन्होंने डिसीजन लिया, मतलब निर्णय लिया एट लास्ट, तो क्या किया अंत में जो निर्णय लिया, तो उन्होंने क्या करा, लोगों की ही ओपिनियन, लोगों की जो राय थी उसको ही सुना, और जो उन्होंने जो रूल बनाया था कि मतलब जो बिजली का बिल बढ़ा दिया उन्होंने, उसको क्या करा, वापस ले लिया, और जो पहले था वैसा ही कर दिया। द इंक्रीज जो था वो वापस ले लिया गया। द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजन बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। जो सरकार है हैड टू चेंज, सरकार को क्या करना पड़ा, अपना डिसीजन जो है बदलना पड़ा। इट्स डिसीजन मतलब बदलना पड़ा, बिकॉज मतलब क्योंकि इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, वो क्या है, लोगों के प्रति क्या है, जिम्मेदार है। मतलब उनकी किसकी जिम्मेदार, किसने उनको जिम्मेदारी दी है, सरकार को किसने जिम्मेदारी दी है, लोगों ने जिम्मेदारी दी है ना। तो भाई जब लोगों को अगर कोई चीज नहीं पसंद आएगी तो भाई सरकार का ये क्या बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि उसमें दोबारा से वो रिव्यू करे, ध्यान दे कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो हमें बदलना चाहिए। ये हम डेमोक्रेसी में इसका एक बेनिफिट है, मतलब इससे बेनिफिट मिलता है, ठीक है, कि सरकार को भी अपने नियम बदलने पड़ते हैं। देयर आर मैनी वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यू एंड मेक गवर्नमेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट एक्शंस दे शुड टेक। मतलब यहाँ पर बहुत सारे, देयर आर मैनी वेज, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं इन विच पीपल एक्सप्रेस, लोग क्या करते हैं, लोग अपने जो विचार हैं उनको रखते हैं, देयर व्यूज मतलब विचार रखते हैं सरकार के लिए, एंड मेक गवर्नमेंट्स अंडरस्टैंड, जिसको क्या करती है, जो सरकार है वो समझती है व्हाट एक्शन दे शुड टेक। अभी क्या है, मान अब उन्होंने क्या देख लिया कि भाई लोगों का क्या रुख है, लोग क्या चाहते हैं, ठीक है, तो इसी हिसाब से क्या करती है सरकार भी, अपने जो डिसीजन है, जो एक्शन है वो लेती है, ठीक है। दीज इंक्लूड धरनाज, रैलीज, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन्स इटसे। अब सरकार कैसे डिसीजन ले लेती है, कैसे एक्शन लेती है, भाई जब लोग जब क्या करेंगे, धरना देंगे, रैलीज निकालेंगे, स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे, तो इससे क्या है, सरकार को लगेगा कि हाँ भाई अब ये चीज हमें बदलनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सरकार को फोर्स करते हैं, ठीक है, कि भाई ये बलपूर्वक क्या है, ये एक तरह से मतलब वो कुछ भी नहीं करते कि हाँ मतलब कोई मतलब कुछ ऐसा हिंसा टाइप का नहीं करना है, बल्कि जो रैलीज है मतलब शांति प्रिय तरीके से अगर कोई रैली निकलता है या स्ट्राइक करता है तो, या फिर धरना देता है, तब तो सरकार उनकी सुनने के लिए तत्पर हो जाती है। थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर ऑल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड। मतलब जैसे कोई बात कोई अनुचित है या फिर कुछ अन्यायपूर्ण कोई रूल बना दिया है सरकार ने, उसके लिए भी लोग धरना प्रदर्शन और ये सब करते हैं। Newspapers, magazines, and TV also play a role in discussing government issues and responsibilities. जो न्यूज़पेपर है और जो मैगजीन्स है एंड टीवी है, तो वो क्या करते हैं, बहुत ही एक और रोल जो है, जो रूप है वो प्ले करते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, वो डिस्कस करते हैं, जो गवर्नमेंट जो सरकार के मुद्दे होते हैं उन पर डिस्कस करते हैं, और क्या करते हैं, जो कि उनकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मतलब उनकी क्या है, ये जिम्मेदारी है, और उसको वो हैंडल करते हैं, ठीक है, वो डिस्कशन करते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये सारा कुछ वो टीवी, न्यूज़पेपर और मैगजीन वाले करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। While it is true that a democracy allows people to participate, it is also true that not all sections of people are actually able to do so. मतलब इन्होंने लिखा है कि जैसे डेमोक्रेसी में लोग क्या करते हैं, लोगों को अलाउ है ये कि लोग क्या करें, पार्टिसिपेट करें। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट, मतलब ये क्या है, इट इज ऑल्सो ट्रू दैट नॉट ऑल सेक्शन ऑफ पीपल आर एक्चुअली एबल टू डू सो। मतलब सब ऐसा नहीं कर पाते हैं, जो मेन जिनके पास पावर है, या फिर जिनको जो ज्यादा इंटेलिजेंट है, या फिर किसी की मतलब कहीं ना कहीं से कोई किसी को जानता है, कोई बड़े पर्सन को जानता है, या कुछ किसी का मतलब कोई खास ग्रुप है, तो वो लोग तो अपनी बात उठा के मतलब सरकार तक पहुंचा देते हैं किसी ना किसी तरीके से।
लेकिन जो कमज़ोर लोग हैं या फिर जो नहीं कर सकते या फिर जो एजुकेटेड नहीं है, तो वो कैसे करते हैं, ये बताया गया यहाँ पर कि मतलब एज़ अ जो वैसे जो एजुकेटेड नहीं है, जो गरीब लोग हैं, वो जो मतलब जो महिलाएँ हैं, गरीब हैं, तो वो क्या करती हैं, अपनी बात सरकार तक नहीं पहुँचा पाती। लेकिन फिर वो कैसे पहुँचाती हैं अपनी बातें सरकार तक? कैसे सरकार उनको समझ पाती है? इट इज़ ऑल्सो ट्रू, मतलब यहाँ पर लिखा है, अनदर वे फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इज़ बाय ऑर्गेनाइजिंग themselves into social movement that seek to challenge the government and its functioning। क्या करते हैं लोग, जो जैसे कि जो यहाँ पर दिया है कि कुछ सोशल मूवमेंट होते हैं, मतलब सामाजिक जैसे मतलब कुछ होते हैं, जैसे मूवमेंट होते हैं, जैसे मतलब संघर्ष होते हैं, ठीक है, गतिविधियां होती हैं जो कि क्या करते हैं, जो चैलेंज करते हैं सरकार को, मतलब सरकार को चैलेंज देते हैं और उसके काम में मतलब अटकलें, या जैसे मान लीजिए सरकार ने वुमेन्स के लिए कुछ उनके खिलाफ कुछ बना दिया कोई रूल, ठीक है, तो वो अपने खिलाफ क्या करेंगे, कुछ अनशन करेंगे। ये सबसे क्या है, उनका एक पूरा का पूरा मूवमेंट लेकर आएंगे कि भाई पूरी मतलब जैसे कोई रैली निकाला, कुछ भी निकाला, या फिर उसके खिलाफ हो गए, सारी औरतें एक साथ निकल आई, कुछ ऐसे, मतलब जैसे मान लीजिए किसान का भी, किसानों ने मतलब किसी एक जो बिल आया था उसके खिलाफ इतना धरने प्रदर्शन किए सारे, तो वही चीज यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि ये लोग अपनी बातें जो सरकार तक कैसे पहुंचाते हैं, ठीक है, कि भाई अब इतने एक दो लोग अगर आएंगे तो शायद उनकी कोई नहीं सुनेगा, लेकिन जब इतनी सारी भीड़ लोग जाएंगे, इतने सारे एक साथ होकर जाएंगे, तो सरकार तक ये बात न्यूज चैनल से या फिर न्यूज़पेपर से कैसे भी करके वहां तक पहुंच जाएगी ये बातें, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज, जो जो सदस्य हैं किसके, जो मतलब अल्पसंख्यक समुदाय के जो सदस्य हैं, जैसे कि दलित हो गए, आदिवासी हो गए, वोमेन हो गए एंड अदर्स, जो कि दूसरे और भी अदर लोग हैं, आर ऑफ्टन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर। वो लोग क्या करते हैं इस तरह की गतिविधियों में, जो जैसे दलित हो गए, आदिवासी हो गए, वोमेन हो गए, ये क्या है, इस तरह की गतिविधियां करके अब वहां तक सरकार तक अपनी बातें पहुंचाते हैं, ठीक है। यहाँ पर है, अब यहाँ पर देखते हैं, इफ अ कंट्रीज पीपल आर अलर्ट एंड इंटरेस्टेड इन हाउ द कंट्री इज रन, द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विल बी स्ट्रॉन्गर। मतलब इफ अ कंट्री पीपल आर अलर्ट, मतलब यदि जो देश के लोग हैं वो जागरूक हैं, किसके किसके लिए, जो सरकार, जो डेमोक्रेसी में जो सरकार बैठी है उसके जो क्या नियम बना रही, क्या नहीं बना रही है, उसके लिए अगर जागरूक है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, एंड इंटरेस्टेड, और इनके अंदर इच्छा होती है जानने की कि सरकार क्या कर रही है, क्या नियम बना रही है, इन हाउ द कंट्री इज रन, मतलब और सरकार मतलब जो देश है वो कैसे चल रहा है, द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री विल बी स्ट्रॉन्गर। अगर लोग किसी भी देश के लोग जागरूक हैं अपने अपने अधिकारों के लिए, और जो सरकार जो कानून बनाती है उसके लिए, तो क्या है वो जो देश होगा वो बहुत ही मजबूत होगा, स्ट्रॉन्गर मतलब मजबूत होगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट टाइम वी सी अ रैली वाइंडिंग through the streets of our cities and towns or villages, we should pause to find out what the rally is about, who is participating in it, and what they are protesting about। मतलब क्या है कि कहना ये चाहते हैं कि अगली बार आपके लिए कहा जा रहा है कि अगली बार जब आप कभी ऐसे देखें रास्ते में, स्ट्रीट ऑफ आवर सिटीज, जो हमारी सिटीज है, जो मतलब जो हमारे नगरों में जो स्ट्रीट है, मतलब सड़कें हैं शहरों की या फिर कस्बों की या गांव की, तो अगर उसमें आप ऐसे भीड़ को देखें तो आप एक मिनट रुके वहां पर, मतलब पॉज, मतलब रुके वहां पर, टू फाइंड आउट द रैली इज अबाउट, और वहां पर उस रैली के बारे में समझे कि बच्चों ये क्लास 6 की बुक है, तो इसलिए उन बच्चों के लिए एक्चुअली ये बात कही गई है, ठीक है। हु इज पार्टिसिपेटिंग, और ये जानने की कोशिश करें कि उसको उसको पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, मतलब उसमें भागीदारी कौन है, भाग कौन कौन ले रहा है वो जो रैली है, एंड व्हाट दे आर प्रोटेस्टिंग अबाउट, मतलब वो किस चीज के विरोध में वो रैली निकाल रहे हैं, इसके बारे में आप जाने। वो क्लास 6 के बच्चों के लिए ये बात कही गई क्योंकि ये बुक क्लास 6 की है, ठीक है। दिस विल हेल्प टू गिव अस अ सेंस ऑफ हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क। इससे आपको क्या पता चलेगा, क्या समझने में मतलब आपको आसानी मिल, आप क्या समझ पाएंगे इससे कि जो सरकार है वो कैसे काम करती है, ठीक है, ये आप इससे समझ पाएंगे, ठीक है। नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, अब क्या है कि जो मतलब रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, जो विवाद हो जाते हैं उनको हल करने की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में देखें कि कैसे जो कोई अगर कोई विवाद हो जाता है तो वो कैसे हल किए जाते हैं डेमोक्रेसी में, जो कि इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में जैसे बताया गया था। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या कहा था, इन मायाज स्टोरी यू रीड अबाउट हाउ कॉन्फ्लिक्ट कैन ऑफ्टन लीड टू वायलेंस
and death because one group decides that it is all right to use force to prevent the other group from protesting। ये माया के लिए कह रहे हैं कि देखिए वहां पर क्या था कि भाई जो उन्होंने प्रोटेस्ट करा तो सीधा उन बच्चों पे गोली चला दी गई और उनको मार दिया गया, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा क्या है कि अगर वहां पर क्या है, डेथ बिकॉज डिसाइड्स द राइट ऑफ द फोर्स, मतलब उन्होंने उस समय क्या था जब डेमोक्रेसी नहीं थी वहां पर, तो क्या था एक ग्रुप जो था उसे ये लग रहा था कि भाई हम ताकतवर हैं और हम इन पर क्या कर सकते हैं, फोर्सफुली क्या कर सकते हैं, इनका विरोध कर सकते हैं और उन पर गोलियां चला सकते हैं, ठीक है। तो वो अपना अधिकार समझते थे। यहाँ पर लिखा है ग्रुप डिसाइड्स दैट इट इज ऑल राइट, मतलब उनको पूरा पूरा अधिकार है टू यूज फोर्स, मतलब पूरी तरह से मतलब फोर्स जो जैसे कि सैन्य सैन्य होती है, सेना होती है, उनका यूज करके या फिर जो मतलब पुलिस होती है, उनका यूज करके अपना जो बचाव वो कर सकते हैं। दूसरे ग्रुप पर कैसे भी करके वो मतलब जबरदस्ती उनसे हाँ करवा सकते हैं, भाई तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली ये माया के बारे में बताया गया था, ठीक है। अब ये है कॉन्फ्लिक्ट्स ऑकर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स रीजन्स और इकोनॉमिक बैकग्राउंड डू नॉट गेट अलोंग विद ईच अदर, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कॉन्फ्लिक्ट तब आता है, तब ऑकर मतलब तब होता है व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, जब क्या होता है जो डिफरेंट मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के जो संस्कृति है और रिलीजन मतलब धर्म है, रीजन्स मतलब क्षेत्र है और इकोनॉमिक बैकग्राउंड मतलब आर्थिक जो पृष्ठभूमि है उनके लोग हैं अलग अलग, जब उनमें क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मतलब कि विरोध हो जाता है आपस में। मान लीजिए अभी भाई वो देखिए कि पब्लिक का और मतलब गवर्नमेंट का ये कॉन्फ्लिक्ट था, ये जो माया के बारे में बताया गया, ठीक है। पब्लिक और गवर्नमेंट का अब यहाँ पर बताया जा रहा है, अगर पब्लिक और पब्लिक का ही मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, विरोध हो जाए आपस में ही, तब क्या होगा, ठीक है। इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। इकोनॉमिक भाई सबकी जो क्या है बैकग्राउंड सब कुछ अलग होता है, डू नॉट गेट अलोंग विद ईच अदर और व्हेन सम अमंग देम फील दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। क्या होता है कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हमारे मान लीजिए कई ग्रुप के लोग हैं, ठीक है, जिनकी अलग अलग संस्कृति, अलग अलग क्षेत्र, अलग सब कुछ है, मतलब धर्म है, तो उन्हें क्या लगता है कि ये जो दूसरे लोग हैं वो क्या करते हैं हमारे विरोध में, मतलब ये उन्हें लगता है कि हाँ, ये हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, या फिर उन्हें किसी भी तरीके से ये फील हो रहा है कि जो ये दूसरा ग्रुप है ये हमारे ये पहले ग्रुप के साथ क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। तो इससे भी क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो संघर्ष पैदा होता है, ठीक है, जो एक टकराव पैदा होता है वो होता है, ठीक है। पीपल में यूज वायलेंस मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस, जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं हिंसा पर उतारू हो सकते हैं, जैसे सेटल देयर डिफरेंसेस, अपने जो अंतर है उसको अपने को जो अंतर है उसको कम करने मतलब अंतर की वजह से क्या कर सकते हैं वो हिंसा का रूप ले सकते हैं, ठीक, उनके बीच में हिंसा का रूप मतलब उनके बीच हिंसा हो सकती है, ठीक है। दिस लीड्स टू फियर एंड टेंशन अमंग अदर लिविंग इन एन एरिया। ये कहाँ होता है, जैसे कुछ एरिया होते हैं जहाँ पर कई ग्रुप के लोग होते हैं, तो मान लीजिए दो ग्रुप के लोग हो गए, ठीक है, उन्हें ये लगता है कि ये लोग हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं और इन्हें ये लगता है कि ये हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो क्या होता है आपस में उनका टकराव हो जाता है। तो ये ऐसे जो प्रॉब्लम्स होती है वो कैसे सॉल्व होती है ये आगे हम देखेंगे, ठीक है। दिस लीड्स टू फियर एंड टेंशन अमंग अदर लिविंग इन एन एरिया, मतलब इस तरह से क्या है जो अदर लोग हैं, जो अदर ग्रुप के लोग हैं, उनको क्या होता है एक डर सा बैठ जाता है, जो उस एरिया में रहते हैं उन्हें मेंटली एक टेंशन रहता है, एक डर रहता है कि कभी भी कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए अब वहां पर कई ग्रुप के लोग होते हैं और दो ग्रुप के लोग के बीच में आपस में क्या है टेंशन है, तो जो अदर ग्रुप के लोग हैं उन्हें ये लगता है कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर हिंसा भड़क जाए और हमें भी उस प्रॉब्लम में मतलब हमें भी वो प्रॉब्लम झेलनी पड़े या फिर सहनी पड़े। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। तब उस समय गवर्नमेंट क्या करती है, जो हमारी जो गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, उस समय क्या करती है सरकार, क्या है जिम्मेदारी सरकार को लेना पड़ता है फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। सरकार को क्या करना पड़ता है, वो जो विरोध हो रहा है उसको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना, रिजॉल्व करना पड़ता है, मतलब हल करना पड़ता है। उसके लिए क्या करती है सरकार, क्या करती है उनके बीच में समझौता कराती है, कुछ भी कराती है, तो ऐसे सरकार उसको सॉल्व करती है, ठीक है। लेट्स रीड, वो किसी भी प्रकार हो सकता है, वो पुलिस के थ्रू हो सकता है कैसे भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स इन आवर सोसाइटी।
तो अब ये क्या कर रहे हैं, चलिए अब हम कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हैं जो हमारी सोसाइटी, जो हमारे समाज में होते हैं, एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन रिजॉल्विंग देम। ठीक है, और सरकार उनके लिए क्या रोल निभाती है ये भी हम देखते हैं। बच्चों ये जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है, इसलिए वो कई उदाहरण देके आपको समझाते हैं ताकि आप समझ जाएं कि मतलब क्या है ये जो गवर्नमेंट में, मतलब ये जो दिखा रहे हैं कि मतलब कैसे गवर्नमेंट हैंडल कर रही है और क्या ऐसी कौन सी बातें जो गवर्नमेंट को प्रभावित कर रही है, वो सब चीजें इसमें बताई गई कई कई तरीकों से। ठीक है, अब आगे पढ़ते बच्चों ये जो बॉक्सेस में लिखा हुआ है ये हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, जब हमारा जो मेन कंटेंट है उसको पढ़ लेंगे तभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है रिलीजियस प्रोसेशन एंड सेलिब्रेशन कैन समटाइम्स लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। जो जैसे रिलीजियस होते हैं, जैसे धर्म होते हैं, उनके जैसे जुलूस निकलते हैं, प्रोसेशन मतलब जुलूस निकलते हैं, तो उसमें भी क्या उनसे वो लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, कैन समटाइम लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। तो ये भी कभी ना कभी क्या है, विरोध का रूप, जो संघर्ष का रूप ये भी ले सकते हैं। मान लीजिए कोई एक पक्ष ने जुलूस निकाला, ठीक है, अब दूसरे पक्ष के लोग को किसी भी तरीके से कोई डिस्टर्ब हुआ तो क्या है, ये भी उन दोनों ग्रुप के बीच में एक विरोध का एक कारण बन सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द रूट अ प्रोसेशन टेक्स में लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट। मतलब क्या है, जैसे वही मैंने बताया कि रूट अ प्रोसेस टेक में भी लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। जो रोड में, जिस रोड से वो जा रहे हैं, जिस रोड से मतलब निकल रहे हैं जुलूस, उस रोड में मान लीजिए कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनको वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इससे भी वो विरोध पैदा हो सकता है। ठीक है, द गवर्नमेंट पर्टिकुलरली द पुलिस play an important role in getting representative of concerned communities to meet and try and arrive at a solution। क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, द गवर्नमेंट पार्टिसिपेट, कैसे गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है ऐसे प्रॉब्लम्स में। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट की जो एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है पुलिस, ठीक है, तो वो क्या करती है, उनको वो ऐसा काम दिया जाता है जो कि जो कंट्री के जो अंदर की प्रॉब्लम्स है उसको वो सॉल्व करेंगे। प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, वो क्या करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जो रोल है अपना वो निभाते हैं इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंसर्न। मतलब जो वहां पे उस समय की सरकार होती है वो कैसे किनके थ्रू वहां पर अपना मतलब प्रतिनिधि जो उस समय के सरकार में जो बैठे हुए लोगों के, तो वो क्या करते हैं, वो पुलिस के थ्रू अपना जो काम है वो फंक्शन करती है। ठीक है, अब कुछ कम्युनिटीज के थ्रू भी करती है, जैसे कि कुछ कम्युनिटीज जो है वो मतलब कुछ समुदाय कंसर्न, मतलब दो जो कम्युनिटीज मान लीजिए कुछ हो गया, तो क्या यहाँ पर इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंसर्न कम्युनिटीज टू मीट, वो क्या करते हैं, वे लोग क्या करते हैं, जो पुलिस ही हो गई मान लीजिए, तो वो क्या करते हैं, दोनों ग्रुप्स के लोगों से मिलती है और उनके बीच क्या करती है, समझौता कराती है, मीट एंड ट्राई एंड अराइव एट द सॉल्यूशन। और जो उनके बीच की जो प्रॉब्लम है उसका जो हल है उसके लिए वो मतलब उसके लिए वो काम करते हैं। ठीक है, at times there is fear that violence may erupt with people throwing stones or trying to disturb the possession। कभी कभी ये लोगों को क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा हिंसा भड़क जाए और क्या हो कि लोग पत्थर एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे या फिर कुछ भी मतलब कोई मतलब किसी तरीके से जो गवर्नमेंट के जो जैसे ट्रांसपोर्ट है या कुछ भी मतलब वो क्या करें, बाधित ना कर दें। इसलिए वो क्या करती है, पुलिस क्या करती है, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है जिससे कि वो वायलेंस, जो कि मतलब द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस। मतलब क्या है कि वायलेंस, जो किसी भी तरीके की हिंसा होने ना पाए, ये कौन सुनिश्चित करता है, ये पुलिस सुनिश्चित करती है। ठीक है, रिवर्स टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मतलब रिवर भी ऐसा है कॉन्फ्लिक्ट का, मतलब कि विरोध का एक कारण बन सकती है। ठीक है, मतलब संघर्ष का भी एक कारण बन सकती है। बिटवीन स्टेट्स, जो कि राज्य होते हैं, जैसे इंडिया, मतलब इंडिया के बारे में ही बताया जा रहा है, जो इंडिया के जो राज्य हैं उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। किसके कारण, रिवर्स मतलब जो नदियां हैं उनके कारण भी जो कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष होता है। कैसे होता है ये देखते हैं। अ रिवर में बिगिन इन वन स्टेट, क्या है कि रिवर जो नदी होती है कहीं ना कहीं किसी स्टेट से तो शुरू होती है। ठीक है, फ्लो थ्रू अनदर, मतलब कि बहती कहीं कहीं मतलब बहती भी है, अब निकली कहीं से, ठीक है, बह के भी कई स्टेट्स में जाती है। ठीक है, और इन द थर्ड मतलब जो जब वो फिनिश होती है तो वो कहीं और, जहां पर मान लीजिए समुद्र है, उसी स्टेट में जाकर वही नदी जाकर फिनिश होती है, मतलब वो जाकर समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, तब इसकी वजह से क्या है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। मतलब
संघर्ष पैदा होता है इसकी वजह। अब वो कैसे होता है ये देखते हैं। द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स दैट द रिवर गोज थ्रू इज बिकमिंग एन इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मतलब जैसे कि जो पानी होता है, जो नदी का पानी होता है, उसकी शेयरिंग, उसको शेयर करने की वजह से भी क्या है, जो है जो टकराव होता है, ठीक है, शेयर करने से, कि पानी की वजह से जो पानी शेयर होता है कई स्टेट्स के बीच में, तो उसकी वजह से टकराव होता है। और वो कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल यू मे हैव हियर्ड अबाउट द कावेरी वाटर। कभी मतलब उदाहरण के तौर पर ये बता रहे हैं कि यू मे हैव हियर्ड, कभी ना कभी, यू मे हैव हियर्ड अबाउट द कावेरी, कावेरी वाटर के बारे में कभी ना कभी आपने बच्चों न्यूज में या फिर कहीं ना कहीं तो सुना होगा, ठीक है। तो क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। वो किसके किसके बीच में डिस्प्यूट है, मतलब किसके किसके बीच में ये जो संघर्ष हो रहा है, किन के किन के बीच में ये प्रॉब्लम होती है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा राजा सागर, ठीक है, डैम, एक डैम है, कहाँ पर है, कर्नाटक में, ठीक है। द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा राजा सागर डैम इन कर्नाटका, ठीक है, इज यूज्ड फॉर इरिगेटिंग a number of district and for meeting the needs of the city Bangalore। क्या होता है, जो डैम है वहां पर कर्नाटका में, उस नदी में ही डैम है, तो क्या है कि वो कई राज्यों में जो मतलब जो सिंचाई का काम है वो उसी नदी के पानी से होता है। और क्या है, जो लोगों की, जो शहरों में जो फैसिलिटी, जिन आवश्यकता है लोगों की, नीड जो है, तो वो भी क्या है, उसी पानी से सबकी पूरी होती है। द वाटर स्टोर्ड इन मेथूर डैम इन तमिलनाडु। और ऐसे ही क्या है, मैथुर डैम एक दूसरा डैम है जो कि उसी नदी पर बना है, और कहाँ बना है, तमिलनाडु में बना है, ठीक है। बच्चों इस चीज को आपको ध्यान रखना है, मे भी कभी ऐसा आपसे मतलब प्रीलिम्स में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि ये आप याद रखिएगा यहाँ से, जैसे कि कौन सा डैम कहाँ पर बना है, ठीक है, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। या फिर आप कहीं इसका एग्जाम्पल भी कहीं पर आप दे सकते हैं कि जहाँ पर जैसे डेमोक्रेसी के लिए कैसे गवर्नमेंट कैसे क्या फंक्शन करती है, वहां पर भी ये एग्जाम्पल दे सकते हैं बच्चों। तो ये एग्जाम्पल्स बहुत ध्यान दीजिएगा, ये आपको आगे कभी जब आप आंसर लिखेंगे जीएस के पेपर में, तो उसमें आपको ये काम आएगा, ठीक है। जैसे कि जो जीएस पेपर 2 है मेंस का, उसमें आपको ये काम आएगा, ठीक है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। द वाटर स्टोर्ड इन मेथूर डैम इन तमिलनाडु इज यूज्ड फॉर क्रॉप्स ग्राउंड इन द डेल्टा रीजन ऑफ दैट स्टेट। बच्चों यहाँ पर लिखा है जो मेथूर डैम है, तो तमिलनाडु में किस लिए यूज किया जाता है, क्रॉप के लिए, जो फसल वहां पर उगाई जाती है उसके लिए वहां पर इसका यूज किया जाता है, इस पानी का। इन द डेल्टा रीजन ऑफ दैट स्टेट, वहां का जो डेल्टा रीजन है, मतलब कि जहां पर डेल्टा क्या होता है, जैसे कि कोई नदी कहीं से निकल के आती है, ठीक है, अब वो लास्ट में जिस जिस स्टेट में जाएगी, तो वहां पर एक जैसे एक सकरी सी, जैसे मान लीजिए ये सकरी जैसे यहाँ तक पहुंच गई, ये स्टेट में एक ऐसा प्लेस है जैसे कि बिल्कुल बहुत ही पतला है, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर क्या है, समुद्र है, यहाँ पर एक समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो एक रास्ता है, ये पतला सा बिल्कुल रास्ता है, अब यहाँ पर क्या करेगी, जो नदी है वो कई पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब जाकर इसमें किसमें मिल जाएगी, समुद्र में, ये क्या है, समुद्र है, इसमें मिल जाएगी। और ये इसका मुहाना है, उसको डेल्टा कहते हैं, ठीक है, वो जाके किससे मिल जाता है, तो ये इसी को क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। डेल्टा रीजन, मतलब इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, डेल्टा रीजन, ठीक है, डेल्टा क्षेत्र, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, वो वहीं पर वो क्रॉप्स उगाते हैं, ठीक है, तमिलनाडु में वहीं पर वो डैम बना हुआ है, जहाँ पर वो मतलब जो जब जहाँ पर समुद्र से मिलती है वहीं पर, ठीक है। अ कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस बिकॉज बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर। कॉन्फ्लिक्ट इसलिए पैदा हुआ क्योंकि जो दोनों डैम है वो एक ही नदी पर बने हुए हैं। द डाउन स्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड अप इफ वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम द अपस्ट्रीम वन लोकेटेड इन कर्नाटका। क्या कह रहे हैं ये, कि मतलब जो तमिलनाडु है वहां पर जो डैम है वो डाउन स्ट्रीम है, मतलब जैसे कि ये ऊंचाई है, यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये तमिलनाडु का डैम है, और यहाँ जो ऊपर है, ये जो अप साइड में यहाँ पर कर्नाटका का जो डैम है, कर्नाटका के डैम का क्या नाम था, कृष्णा राजा सागर डैम, ठीक है, वो यहाँ पर है। और जो तमिलनाडु का डैम है वो उसका नाम है मेथुर डैम, ठीक है, वो यहाँ पर है, ठीक है, ये ऊंचाई यहाँ पर ये समझिए, ये ऊंचा है और ये नीचा है, ठीक है। तो ये वो कहना चाहते हैं कि ऐसे जो डाउन स्ट्रीम में वो तमिलनाडु का जो डैम है वो है, और जो अप स्ट्रीम में वो किसका किसका डैम है, वो कर्नाटका का है, ठीक है, लोकेटेड है, वहां पर स्थित है। देयरफॉर बोथ स्टेट्स कैन नॉट गेट एज मच वाटर।
एज दे नीड फॉर पीपल इन देयर स्टेट्स। इससे क्या है, आपको पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो आप कुछ भी ऊपर से गिराएंगे तो सीधा बहुत जल्दी नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, दोनों जो स्टेट्स है उन्हें बहुत ज्यादा इसके बीच, इसकी वजह से संघर्ष हो रहा है कि उन्हें ये लग रहा है कि मतलब हमारा जो ज्यादा पानी है वो ये ले रहा है, उन्हें लग रहा है कि वो हम नहीं ले पा रहे हैं, वो ये ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे उनके बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। कर्नाटका कह रहा है कि तमिलनाडु जो है उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम है, तमिलनाडु कह रहा है कि कर्नाटका की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें सही से पानी नहीं मिल पा रहा है। तो यही उनके बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। The central government has to step in and see that a fair distribution is worked out for both state। अब क्या है ये कि क्योंकि स्टेट, दो स्टेट के बीच की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसको कौन सॉल्व करेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। जैसे कि डेमोक्रेसी में, जैसे हमारे इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र में जो सरकार है, वो ऐसी प्रॉब्लम्स को क्या करेगी, सॉल्व करेगी, ठीक है, उसके लिए कुछ ना कुछ डिसीजन लेगी, ठीक है। तो ये बताया गया है, ये एक बेनिफिट होता है डेमोक्रेसी का, एक ये भी बेनिफिट है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई और सरकार होती तो मे बी ये फोर्सफुली कुछ भी किया जा सकता था। लेकिन अब जब डेमोक्रेसी में कोई सरकार है, तो वो बहुत ही बैलेंस्ड रूप में बैलेंस करके वो कोई भी डिसीजन लेगी, ना कि वो पूरी तरीके से तमिलनाडु के पक्ष में, ना कि वो पूरी तरीके से कर्नाटक के पक्ष में, बल्कि वो एक बैलेंस, जैसे कि ब्रिज होता है, ऐसा ही कुछ रूल बनाती है जो सरकार होती है जो डेमोक्रेसी में, ताकि दोनों को बराबर सब कुछ मिलता रहे, ठीक है। जो उनकी जरूरतें हैं वो उनकी पूरी होती जाए, ठीक है। अब ये डैम बच्चों ये दिखाया गया है, जो मुहाना है, ठीक है, ये है, ठीक है। यहाँ लिखा है क्विट फ्लोज द कावेरी डिस्पाइट बीइंग एट द सेंटर ऑफ हीटेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टेट्स फॉर द लास्ट। ये बताया गया कि मतलब 30 ईयर से उन दोनों स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मतलब संघर्ष हो रहा है इस चीज के लिए। ये मुहाना बताया गया बच्चों, ये जो नदी है ये बह के जा रही है, एक पतला सकरा सा रास्ता, इसको क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, ठीक है। ये जो पतला सा है, ठीक है, अब ये जाके क्या करेगी, सीधा समुद्र में मिल जाएगी, ठीक है, ये चीज है। यहीं पर तमिलनाडु को मतलब इस पानी, जो पानी है वहां की फसल के लिए जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इक्वेलिटी एंड जस्टिस। बच्चों ये सारा किसके बारे में पढ़ रहे हैं, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे हैं। डेमोक्रेसी होने से क्या क्या फायदे होते हैं, हम उसके बारे में देख रहे हैं। अभी तक हमने जो देख लिया, डेमोक्रेसी से मतलब डेमोक्रेसी से क्या क्या डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ देख लिया हमने। यहाँ पर एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। हाँ, ये जैसे, एक मिनट बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा चलते हैं। हाँ, पार्टिसिपेशन कैसे कर सकते हैं, ये आपने देख लिया कि आप डेमोक्रेसी में है, अगर आपके यहाँ सरकार, तो आप कैसे अपने आप को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये आपने देख लिया। और कैसे कोई सी प्रॉब्लम को सॉल्व की जाती है, वो भी आपने देख लिया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब देखते हैं इक्वेलिटी एंड जस्टिस, मतलब समानता और न्याय के लिए सरकार की क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी देखते हैं, जहां पर डेमोक्रेसी है, ठीक है। वन ऑफ द की आइडियाज ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इट कमिटमेंट टू इक्वेलिटी एंड जस्टिस। जहां पर भी मतलब डेमोक्रेसी मतलब लोकतांत्रिक सरकार होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, तो क्या होता है, उनको एक कमिटमेंट होता है, मतलब प्रतिबद्धता होती है उनकी, मतलब वो सरकार लोगों से उनके मतलब लोग उनको जो जिम्मेदारी देते हैं, वो प्रतिबद्ध है उस चीज के लिए कि भाई हमें वो कमिटमेंट होता है गवर्नमेंट का, किससे, लोगों से, जो जनता है वहाँ की, जो पब्लिक है, पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है, जो वहाँ की जनसंख्या जो कंट्री की, उससे क्या वो प्रतिबद्ध है कि भाई आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा, ठीक है। जो क्या निर्णय लेना पड़ेगा कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आप जो पूरा कंट्री है, कंट्री के लोगों के बीच में इक्वालिटी और न्याय, मतलब ये दोनों चीज लेकर आएंगे, ठीक है। मतलब समानता और न्याय की जो व्यवस्था है वो आप बैलेंस बहुत अच्छे से करेंगे हमारी तरफ से, ठीक है। इक्वेलिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल, मतलब कि इक्वेलिटी और जो जस्टिस है वो अलग अलग रूप में देखा नहीं जा सकता, बल्कि इनको एक ही कहते हैं ना, दो पहलू, एक ही सिक्के के दो पहलू, वही वाली बात है यहाँ पर कहना चाहते हैं, ठीक है। बच्चों ये चीज हम बाद में देखेंगे, जब हमारा ये जो मेन कंटेंट है कंप्लीट हो जाएगा, बस कंप्लीट ही होने वाला है। द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ बैंड बाय लॉ, ठीक है। जो अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबल, हाँ बच्चों ये बताया गया कि हमारे देश में जो छुआछूत की जो प्रॉब्लम थी, वो क्या है कि लॉ बना के सरकार ने इसको क्या है, मतलब कि नियम कानून बनाकर सरकार ने इस चीज को बैन कर दिया है कि मतलब छुआछूत जैसी कोई बात हमारे देश में अब नहीं होगी, इंडिया में, ठीक है। दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेशन ट्रांसपोर्ट, मतलब दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटीज एंड इवन द चांस ऑफ यहाँ पर क्या लिखा, एंड इवन द चांस टू ऑफर
प्रेयर्स, मतलब कि क्या है दिस ग्रुप ऑफ, मतलब ये जो पहले जो ऐसा प्रॉब्लम होती थी कि लोगों को क्या किया जाता था, एजुकेशन नहीं मिलती थी, उससे डिनाई किया जाता था, उनको मना कर दिया जाता था, ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करने दिया जाता था, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं यूज करने दी जाती थी, एंड इवन द चांस टू ऑफर प्रेयर्स, मतलब यहाँ तक कि प्रार्थना तक एक मंदिर में वो नहीं कर सकते थे। ठीक है, जो पहले की बात, अब तो बैन हो गया यहाँ पर बताया, लेकिन पहले क्या था ये बता रहे हैं अपने इंडिया में। डॉक्टर अंबेडकर हुम यू हैव रीड अबाउट अर्लियर, जो पिछले लेसन में आपने बच्चों पढ़ा था, डॉक्टर अंबेडकर साहब जी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो कि बहुत ही जाने माने लीडर है हमारे देश के। ठीक है, उनके बारे में आपने पढ़ा था अबाउट अर्लियर इन दिस बुक, जो इस बुक का जो पिछला लेसन था उसमें पढ़ा था, एंड मैनी अदर लाइक हिम, और उनके अलावा और भी बहुत सारे जो लीडर्स थे उनके लिए बताया जा रहा है, रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया, दैट रिलाई किया, दैट सच प्रैक्टिसेस मस्ट नॉट कंटिन्यू, जैसे ये प्रैक्टिसेस हो रही थी कि मतलब मेडिकल फैसिलिटी नहीं यूज करने दी जा रही थी, एजुकेशन नहीं यूज कर मतलब लेने दी जा रही थी, प्रेयर नहीं करने दी जा रही थी, तो उन्होंने क्या करा कि भाई ये चीजें अब आगे बढ़नी नहीं चाहिए, एंड मतलब कि ऐसी जो इनइक्वलिटी है वो नहीं होनी चाहिए, और जो मतलब अनजस्टिस है वो नहीं होनी चाहिए, मतलब अन्याय नहीं होना चाहिए, एंड दैट जस्टिस कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली, और इनको तभी न्याय मिलेगा जब ये क्या होंगे, जब लोग इक्वल होंगे तभी लोगों को क्या मिलेगा, न्याय मिल पाएगा। ठीक है, यहाँ पर बताया गया। अब ये बताया गया, द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज दिस एंड मेक्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर ग्रुप्स विद इन सोसाइटी दैट और अनइक्वल, जो सरकार है उन्होंने क्या करा है, सरकार ने पहचाना है इन प्रॉब्लम्स को जो समाज में है। ठीक है, इक्वलिटी और जस्टिस के बारे में, एंड मेक्स स्पेशल प्रोविजन, और क्या किए हैं, कुछ स्पेशल प्रावधान किए हैं फॉर ग्रुप्स विद इन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल, मतलब उन सोसाइटी के लिए जहाँ वो रहते हैं उस सोसाइटी के लिए देखते हैं कि भाई यहाँ पर कितनी अनइक्वलिटी, मतलब इक्वल नहीं लोगों को माना जाता, तो उसके लिए क्या है, इक्वल करने के लिए मतलब ग्रुप्स को इक्वल करने के लिए क्या कर रहे हैं, सरकार ने प्रावधान बनाए। वो कैसे कैसे प्रावधान बनाए, जैसे फॉर इंस्टेंस, मतलब उदाहरण के लिए, इन अवर सोसाइटी देयर इज अ जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चाइल्ड मोर देन द गर्ल चाइल्ड, मतलब इन्होंने बोला है कि जैसे कि हमारे समाज में, इंडियन समाज में क्या होता है कि ये हमारे जो मतलब कि लोगों का क्या है ये कि झुकाव ज्यादा किसकी तरफ है, लड़कों की जो चाइल्ड बॉय है, बॉय चाइल्ड है उसकी तरफ ज्यादा झुकाव है, बल्कि लड़कियों के लिए नहीं है। तो इससे क्या है, इनइक्वलिटी आती है। ठीक है, कि जेंडर इनइक्वलिटी इसको कहते हैं। ठीक है, लैंगिक असमानता। ठीक है, तो उसमें क्या है कि असमानता है, इस वजह से उसमें समानता ला सके, तो मतलब जो लैंगिक इनइक्वलिटी मतलब असमानता है वो ना होकर उसमें क्या है, इक्वलिटी आ सके, इसके लिए क्या करती है सरकार, कुछ प्रोविजन बनाती है, मतलब प्रावधान करती है, कुछ मतलब पॉलिसीज लेकर आती है। इससे क्या होता है, ताकि इक्वलिटी समाज में आ सके, ठीक, जिस समाज में हम रहते हैं। दिस मीन्स दैट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू इन द गर्ल एंड बॉय चाइल्ड इक्वली, एंड दिस इज अनजस्ट। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि जो सोसाइटी में हम रहते हैं कि जो जिसमें क्या है, बॉय गर्ल और बॉय बच्चे को क्या करें, इक्वल नहीं समझा जाता है, तो ये क्या है, एक तरह से अन्याय है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द गवर्नमेंट स्टेप्स in to promote justice by providing special provision that can enable girl to overcome the injustice that they are subjected to, मतलब क्या करती है सरकार कि कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स बनाती है जो कि क्या है कि मतलब जो जैसे गर्ल्स चाइल्ड के लिए क्या उनको भी उस वहां तक जो प्रॉब्लम्स है कि इनइक्वलिटी की जो प्रॉब्लम है गर्ल चाइल्ड के लिए, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे रूल बना देते हैं ताकि क्या है जो मतलब अगर मान लीजिए जैसे बहुत सारे जो पहले क्या था, गर्ल चाइल्ड को लोग मतलब कि जो मतलब जब पैदा होने से पहले इनको मार दिया जाता था। ठीक है, तो वही है कि वो लोग ऐसा ना करें हमारे समाज में, जैसे बेटे होते थे तो क्या है उनको लोग आसानी से जब कैसे भी करके वो जान लेते थे कि भाई बेटा हो रहा है बेटी, या फिर नहीं भी जान पाते थे, पैदा होने के बाद जब जान जाते थे तो भी लोग उनको क्या करते थे, किसी तरह से उनको अपने जिंदगी से उनको हटा देते थे। ठीक है, और क्या करते थे, सिर्फ लड़का होता था तो उसको रखते थे, लड़की को नहीं रखते थे। तो इस तरह से सरकार ने क्या करा, कुछ रूल्स बनाए हैं, जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं टाइम टू टाइम, जिससे क्या है जो गर्ल्स चाइल्ड है उनको क्या करें, इम्प्रूव कर पाए, मतलब उनको समानता, उनके लिए भी समानता वो ला सके। तो उसके लिए उन्होंने
क्या करा, कुछ ना कुछ ऐसे रूल बनाए हैं, ठीक है, और इस अन्याय को किस तरीके से मतलब अन्याय ना होने पाए उनके उनके लिए, उसके लिए कुछ रूल्स बनाए हैं, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, कुछ और भी रूल्स जो गवर्नमेंट बनाती है वो सारे उन रूल्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। दस इट इज पॉसिबल दैट फीस फॉर गर्ल्स माइट बी वेव्ड ऑफ और लोवर्ड इन गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज। यहाँ पर ये भी बताया कि सरकार और कैसे और क्या क्या करती है, मतलब जैसे गर्ल चाइल्ड के लिए कि उनको मतलब जैसे मान लीजिए गर्ल चाइल्ड को क्या करते हैं लोग स्कूल नहीं भेजते, तो क्या कर रही है सरकार, इक्वेलिटी लाने के लिए मतलब समानता लाने के लिए क्या करती है, या तो क्या करती है कि बच्चे की पूरी फीस माफ कर देती है, गर्ल चाइल्ड की जो फीस माफ कर देती है, या तो फिर क्या करती है, या तो अगर फीस ज्यादा है तो उसको कम कर देती है। इससे क्या है कि जो स्कूलों और कॉलेजेस में, ठीक है, तो इससे भी क्या करती है सरकार, क्या करती है कि समानता लाने की कोशिश करती है, ठीक है। अब बच्चों अब ये क्वेश्चन आंसर से पहले क्वेश्चन आंसर देखने से पहले हम ये बॉक्सेस देख लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर तो कोई बॉक्स नहीं है। अब यहाँ पर तो कुछ है। हाँ, एक क्वेश्चन है, व्हाट वर हेक्टर एंड हिज क्लासमेट प्रोटेस्टिंग अबाउट, मतलब कि जो जो हेक्टर है उसके जो क्लासमेट है उसको वो क्या किसका विरोध कर रहे थे, क्या विरोध कर रहे थे, इसके बारे में आपको आंसर लिखना है। तो बच्चों ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आगे डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है, यहाँ पर बहुत कुछ लिखा है, जैसे लुक एट सम न्यूज पेपर एंड ऑल, ठीक है। ये आपको नहीं मतलब है, आपको क्या मतलब है, व्हाई डू यू थिंक इलेक्शंस आर रिक्वायर्ड आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड, मतलब व्हाई डू यू थिंक, मतलब आप क्यों ऐसा आप क्यों समझते हैं कि जो इलेक्शंस है वो पीरियड मतलब एक फिक्स पीरियड में के लिए होना चाहिए, ठीक है। ये आप ऐसा क्यों समझते हैं, इसका आप डिस्कस करिए, ठीक है, चर्चा करिए, ठीक है। तो ये करना है आपको, ठीक है। अब आगे देखिए, इस बॉक्सेस का कोई खास ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या थोड़ा सा बचा है। यहाँ पर है, रीड द स्टोरी अगेन, डू यू थिंक द पुलिस शूटिंग ऑफ हेक्टर कुड हैव बीन अवॉइडेड, मतलब हाउ, मतलब इन्होंने क्या कहा है कि जैसे कि जो स्टोरी है हेक्टर की, तो अगर जो शूट किया था पुलिस ने, क्या उसको मतलब ऐसा कुछ रोका जा सकता था, और कैसे रोका जा सकता था, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें अपने जो व्यूज है वो इसमें आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द बेसिक रूल्स ऑफ लॉज और लॉज दैट हैव टू बी फॉलोड बाय एवरीवन, दीज लॉज आर फॉर बोथ द गवर्नमेंट एंड द पीपल, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस हैव टू बी रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू दीज लॉज, बी विल रीड मोर अबाउट दिस इन लेटर। हाँ बच्चों, यहाँ पर कुछ रूल्स दिए हैं, संविधान जो है हमारा जो संविधान है इंडिया का संविधान, उसमें कुछ रूल्स दिए हैं जो कि इंडिया की गवर्नमेंट के लिए है, और कुछ रूल्स किसके लिए है, लोगों के लिए, ठीक है। तो ये सारे रूल्स हम आगे की जो क्लासेस है उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये चीज बताई गई। और हाँ, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस हैव टू रिजॉल्व, कैसे जो लोगों के और गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसे, मतलब इसमें सॉरी यहाँ पर लिखा है, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस हैव टू बी रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू दीज लॉज, और इन लॉ से, इन नियमों से क्या है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे, मतलब कि संघर्ष कैसे, उनके बीच में विरोध कैसे मतलब कम किए जा सकते हैं, ये सब सॉल्व किए जा सकते हैं, ये सब कुछ आगे हम अगले जो लेक्चर्स आएंगे उनमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज बताई गई है इसमें। अब आगे कुछ देखते हैं इसमें। हाँ, फिर एक ये है, डिस्कस करने का है कि इन मायाज स्टोरी डिड द गवर्नमेंट सपोर्ट द आइडिया दैट पीपल आर इक्वल, मतलब ये जो माया की जो स्टोरी, डिड द गवर्नमेंट सपोर्ट द आइडिया दैट पीपल आर इक्वल, मतलब कि क्या, मतलब जो गवर्नमेंट थी उसको ये जो विचार था कि क्या मतलब कि इक्वलिटी जो मतलब फिर से पढ़ते हैं, इन मायाज स्टोरी डिड द गवर्नमेंट सपोर्ट, मतलब माया की जो स्टोरी थी तो क्या गवर्नमेंट सपोर्ट द आइडिया दैट पीपल आर इक्वल, मतलब उस समय की जो, एक तरह से ये कहना चाहते हैं कि क्या उस समय की जो गवर्नमेंट है उसको इक्वल, उसको समझना चाहिए, समझना चाहिए था कि नहीं समझना, कुछ ऐसा है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इसको। In Dr. Ambedkar's story, did the practice or of untouchability support the idea that people are equal, ठीक है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, हाउ डू यू थिंक lowering the school fees would help attend school, मतलब यही है कि मतलब बच्चे, मान लीजिए कि अगर बच्चे की जो फीस है गर्ल चाइल्ड की, अगर उसकी कम कर दी जाए तो क्या उससे क्या इक्वलिटी, या फिर मतलब हाँ उसको बच्चे को किस तरह से हेल्प हो सकती है, तो ये सब कुछ आपको लिखना है बच्चे, आप पढ़ लीजिएगा, तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है कि हाँ, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी ऐसे बॉक्सेस होंगे, तो आप उनको देख लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा जो आपके लिए बहुत जरूरी है, तो ठीक है। तो बच्चों हम अब इसको यहाँ से छोड़ते हैं, अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनके लिए है, हाउ वुड, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, हाउ वुड मायाज लाइफ बी डिफरेंट इन साउथ अफ्रीका टूडे,
ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है बच्चों। इनके क्वेश्चन आंसर जो है आपको खुद से लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। इससे आपकी जो जीएस में जब आपको आंसर लिखना होगा उसके लिए आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। मैं एक लेक्चर लेके आऊंगी कैसे मतलब कि क्वेश्चन जो जीएस के जो पेपर होंगे मेंस के, उसमें कैसे राइट करना, कैसे लिखना है, उसके लिए एक कोई जल्दी ही कोई ना कोई लेक्चर लेकर आऊंगी, ठीक है। तो इससे आप समझ पाएंगे कि जो आंसर जो देने का तरीका है मेंस में वो क्या है, वो आप उससे जान पाएंगे अच्छे से, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस ways in which people participate in the process of government, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। why do you think we need the government to find solutions to many disputes or conflict? disputes means विवाद और conflict मतलब टकराव या संघर्ष। what actions does the government take to ensure that all people are treated equally, ठीक है। रीड थ्रू द चैप्टर एंड डिस्कस सम ऑफ द, ये बच्चा ये पूरे नहीं करना यहाँ से, ये नहीं करना है, ये इसको कट करना है यहाँ से। करना कितना है ये मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। करना सिर्फ आपको इतना है, डिस्कस सम ऑफ द की आइडिया ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। ये आपको करना है यहाँ तक, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है यानी कि चर्चा करना है, अपना अपने अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। कि क्या है सम ऑफ द की आइडियाज ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसके जो क्या की आइडियाज हैं, ठीक है। मतलब क्या जो तत्व होते हैं लोकतांत्रिक तत्व वो कौन कौन से ये आपको चर्चा करनी है, इतना से करना है। अब आते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनके लिए क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे, यहाँ पे मैंने 5 नंबर का क्वेश्चन चेंज किया है, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ठीक है। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 1 आज दक्षिण भारत में माया का जीवन कैसा होगा। और दूसरा क्वेश्चन है किन विभिन्न तरीकों से लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की जरूरत क्यों होती है। और चौथा क्वेश्चन है सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है, ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन बच्चों ये है, मैंने थोड़ा सा चेंज किया जो आपके लिए जरूरी है यूपीएससी और पीसीएस के लिए, तो ऐसे कैसे मतलब कौन सा क्वेश्चन ज्यादा मतलब ठीक होगा उसके लिए, तो ये मैंने लिखा है यहाँ पर, एक लोकतांत्रिक सरकार के कुछ प्रमुख विचारों पर चर्चा करें, ठीक है। एक लोकतांत्रिक सरकार के कुछ प्रमुख विचारों पर चर्चा करें, ठीक है। इसका जैसे ये इंग्लिश में है और जो मैंने हिंदी में बता दिया, फिर से बच्चों एक बार सुन लीजिए। एक लोकतांत्रिक सरकार या फिर लोकतांत्रिक सरकार लिख दीजिए लोकतांत्रिक सरकार के कुछ प्रमुख विचारों पर चर्चा करें, ठीक है। ये है आपका जो वर्क है, होमवर्क बच्चों आपको करना है, ठीक है। तो थैंक यू क्लास फॉर दिस लेक्चर। बच्चों अब हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि क्लास 6 की जो हमारी एनसीईआरटी है पॉलिटी की वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, और कोशिश करें कि हम एक लेक्चर पॉलिटी का लें और एक लेक्चर अदर जो दूसरे सब्जेक्ट से जो प्रीलिम्स से रिलेटेड है उसका भी ले, ताकि क्या है कि आपका जो कोर्स है काफी अच्छे से फास्ट मतलब जल्दी जल्दी पूरा हो जाए, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू क्लास। बस बच्चों ये कहना चाहती हूँ अगर आपको हमारे जो लेक्चर है पसंद आते हैं तो बच्चों लाइक जरूर करिएगा। जो आप अगर आप लाइक करते हैं और कमेंट लिखते हैं कि मतलब आपको ये जो लेक्चर है वो कैसा लगा, तो हमें इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है बच्चों एक्चुअली, ठीक है। अगर आप हमें बताते हैं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, फिर हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए थैंक यू बच्चों।